इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिटेल लैंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कर लेना। मॉड्यूल डी से रिलेटेड ये है चैप्टर नंबर 9 फॉर द बैंकिंग कंप्लायंस। कंप्लीट सिलेबस अब अवेलेबल है रिवाइज गाइडलाइंस के हिसाब से। क्रैश कोर्स चाहते हो तो वो मिल जाएगा। साथ में आपको वीडियोस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स में मिलने वाले हैं। तो बैंकिंग कंप्लायंस लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207। जल्दी से सेशन को करते हैं स्टार्ट एंड हम बात करने वाले हैं नॉर्म्स फॉर सर्टेन रिटेल लेंडिंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस के जो रूल्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि होम बिल्डिंग के लिए एंड परचेज एक्टिविटीज के लिए पैसा मिल जाए। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में कभी भी स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता है। बैंक्स को रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। जो भी लोकल बॉडी के रूल्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ फॉलो करना पड़ेगा। किन किन पर्पस के लिए लोन अलाउड है? कंस्ट्रक्शन के लिए, बाइंग के लिए, रिपेयर रेनोवेशन के लिए, होम इंप्रूवमेंट के लिए लोन अलाउड है। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट की, आप बाइंग करना चाहते हैं लैंड को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए, उसके लिए हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। सबसे पहले मेजर गाइडलाइंस को समझते हैं। इट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ रेजिडेंशियल होम्स। बेसिकली इट्स अलाउड, तो यस अलाउड है। फाइनेंसिंग जेन्युइन हाउसिंग नीड्स, उसके लिए भी अलाउड है। लेकिन क्या रियल एस्टेट स्पेकुलेशन के लिए अलाउड है? नो, दिस इज नॉट अलाउड। अगर कोई क्लियरिंग हाउस पर्पज नहीं है, क्लियर हाउसिंग पर्पज नहीं है कि आपने घर बनाना है, तो उसके लिए भी अलाउड नहीं है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू परमिटेड पर्पजेस एंड एलिजिबल बोरोअर्स। इफ वी टॉक अबाउट द परमिटेड पर्पजेस, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स को परचेज करने के लिए पैसा मिल सकता है। यस, मिल सकता है। अगर आपने स्लम एरियाज को इम्प्रूव करना है उसके लिए भी पैसा मिल जाएगा। अगर आपने होम कंस्ट्रक्शन करना है या रेडी बिल्ट हाउस लेना है उसके लिए मिल जाएगा। यानी कि रेडी बिल्ट का हाउस का मतलब होता है कि आपने बनाया बनाया घर लेना है। अगर आपने रिपेयर करनी है, रेनोवेशन करनी है, एडिशन करनी है, उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है, हाउसिंग फाइनेंस मिल सकता है। स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, इंडिविजुअल ने घर खरीदना है अपना खुद का घर बनाने के लिए। अगर हम स्लम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो लेट्स से पब्लिक एजेंसी है जिन्होंने अर्बन एरियाज को इंप्रूव करना है। इफ वी टॉक अबाउट द होम कंस्ट्रक्शन एंड रेडी बिल्ट हाउस, तो अगर आपने बना बनाया घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, उसके लिए लोन मिल जाता है। अगर आपने रेनोवेशन करना है घर को, उसके लिए भी पैसा मिल जाता है। लेकिन आप फार्म लैंड को सेल परचेज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए लोन नहीं ले सकते हो, डेट इज नॉट अलाउड। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड स्पेकुलेशन के लिए भी लोन हम नहीं ले सकते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू लेंडिंग टू द हाउसिंग इंटरमीडिएट्स। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स होती है उनके बारे में। तो पब्लिक एजेंसी जो होती हैं उनको लैंड एक्विजिशन करने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जा सकता है। यस, इट इज अलाउड। क्या प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड एक्विजिशन के लिए लोन दे सकते हैं? नो, दैट इज नॉट अलाउड। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं जो फर्दर आगे लेंडिंग करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, दैट इज अलाउड। स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स को, पब्लिक बॉडीज को भी पैसा मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। प्राइवेट बिल्डर्स को हम कंस्ट्रक्शन फेज में पैसा दे सकते हैं। एंड बैंक के पास क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए सीआरई से रिलेटेड, यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। नो, लोन का क्वांटम कितना रहेगा? तो इसे हम कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी रेशियो। एलटीवी रेशियो जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया 50 लाख का, प्रॉपर्टी थी 1,50,00,000 की, तो एलटीवी रेशियो आपकी हो जाएगी 30% की। ठीक है, तो उस तरह से एलटीवी रेशियो जो है वो 75% से लेकर के 90% तक जा सकती है। सो दिस इज अ क्वांटम। एंड कौन कौन सी कॉस्ट शामिल रहेगी इसमें? आप स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन को एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है, देन वी कैन एक्सक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई घर बनाने के लिए पर्सन जो है कॉस्टिंग का पड़ रही है 50 लाख की, एक्सक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी ऑफ 2 लाख रुपीज, बैंक फंड्स रुपीज 40 लाख रुपीज, तो उस केस में एलटीवी हो गया 80%। कैसे कैलकुलेट किया? 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये आपके पास बन गया एलटीवी परसेंटेज। तो कस्टमर जो है वो पे करेगा 10 लाख रुपए जो उसका मार्जिन है, और साथ में 2 लाख रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी पड़ी है वो उसको पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेशल नॉर्म्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बोरोड कैटेगरी को समझना जरूरी है कि आप इंडिविजुअल्स को लेंडिंग कर रहे हो, ग्रुप को लेंडिंग कर रहे हो, या फिर लेट्स से किसी एजेंसी को लेंडिंग कर रहे हो, वो कैटेगराइजेशन जरूरी हो जाएगी। एलिजिबल पर्पजेज सेम ही रहेंगे। आप होम परचेज के लिए और साथ के साथ कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए पैसा लोन के तौर पर दे सकते हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट
अबाउट द लोन अमाउंट एंड मार्जिन, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं एंड मार्जिन भी जो बोर्ड है वो सेट करेगा। फर्दर सिक्योरिटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रहेगी दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, क्योंकि होम लोन के केस में जो प्राइमरी सिक्योरिटी रहती है वो रहती है घर खुद ही, ठीक है, यानी कि जिसके अगेंस्ट आप लोन दे रहे हो वो सिक्योरिटी इटसेल्फ वो बन जाती है, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सिक्योरिटी हो सकती है, इट कुड बी अ मॉर्टगेज, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी गवर्नमेंट गारंटी, राइट, वो भी हो सकती है। फर्दर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो बोर्ड रेगुलेटेड होएगा एंड फर्दर डेट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। एंड लोन टेन्योर की बात करें तो वो मैक्सिमम 20 साल तक का हो सकता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, इंक्लूडिंग द मॉरिटोरियम। मॉरिटोरियम पीरियड जो होता है डेट इज अ जेस्टेशन पीरियड, जिसके दौरान कोई भी रीपेमेंट नहीं होगी लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, ठीक है, जितना अमाउंट आपने उठाया होगा, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, लेकिन अलग से कोई भी मतलब इसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं रहती है। इन केस अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, इवन प्रॉपर्टी लेकर के भी घर बना रहे हो, तो जो मैक्सिमम मॉरिटोरियम पीरियड होता है वो 1.5 साल का होता है, ठीक है। एंड फर्दर इन केस ऑफ बिल्ट अप हाउस कॉमनली 3 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड मिलता है एंड एग्रीगेट लेंडिंग लिमिट जो रहेगी वो आरबीआई स्पेसिफिक सीलिंग रहेगी कि टोटल हाउसिंग लोन की लिमिट क्या रह सकती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रिकॉशनरी मेजर्स तो स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी लेने, टाइटल डीड्स आपने लेनी है, वेरिफिकेशंस करनी है, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। देन इट इज रिलेटेड टू इनोवेटिव हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स। अब ये इनोवेटिव हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू बिल्डर लिंक्ड लोन्स, यानी कि जो बैंक है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से पैसे रिलीज करेगा। अब जैसे मान लो कि बिल्डर को पैसे देने पड़ते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन स्टेज बनेगी एंड उसके हिसाब से पैसे जो होंगे वो बैंक रिलीज करेगा। फर्दर गवर्नमेंट और स्ट्रेचरी प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट के लिए फंड्स जो हैं वो रिलीज किए जाएंगे गवर्नमेंट के स्केड्यूल के हिसाब से। देन रिस्क जो भी होंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, अप्रूवल से पहले कस्टमर को एक्सप्लेन किए जाएंगे। देन इट इज रिलेटेड टू स्टेचुटरी एंड द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, जो भी लोन्स डिसबर्स किए जाएंगे वो उनके लिए जो भी क्लियरेंसेज चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या एनवायरमेंटल अप्रूवल चाहिए, लोकल बॉडी अप्रूवल चाहिए, वो सभी अप्रूवल्स होने मैंडेटरी है। फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी कोर्ट मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनके बारे में बताना पड़ेगा। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉर्म्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट का एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो बैंक्स की क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। एंड फर्दर हाउसिंग लोन्स जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं उसके रिलेटेड। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड जो अपडेटेड गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं, जहां पर कहा गया कि वो सेंटर्स जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख है उससे ज़्यादा है, लोन की लिमिट 50 लाख तक की हो सकती है और टोटल कॉस्ट 63 लाख का कैप है, और जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख से कम तक है वहां पर लोन की लिमिट 45 लाख की रहेगी, कॉस्ट कैपिटल की टोटल जा सकती है 57 लाख तक। और वो सेंटर्स जहां पर पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है वहां पर 35 लाख तक का लोन और कॉस्ट कैप होती है 44 लाख तक की, जो पीएसएल में शामिल हो सकती है, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। फर्दर फिर बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड्स के बारे में। तो बैंक जो है वो इशू कर सकते हैं 7 साल के बॉन्ड्स ताकि जो फंड्स है वो रेज किए जा सके अफोर्डेबल हाउसिंग पर्पजेज के लिए। देन इज रिलेटेड टू एनबीसी, दैट इज अ नेशनल बिल्डिंग कोड, यानी कि लोन्स ओनली फॉर द प्रोजेक्ट्स कंप्लाइंट विद एनबीसी जो होंगे वो पर्टिकुलरली, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं फॉर द बाय लॉज बनाए गए हैं बिल्डिंग के पर्पस के लिए कि उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ उन्हीं केसेस में हाउसिंग लोन सैंक्शन किए जा सकते हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो। फर्दर सेफ्टी एंड एनडीएमए गाइडलाइंस, तो डिजास्टर रेजिलेंस जो नॉर्म्स होते हैं, फ्लड अर्थक्वेक्स, उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। देन फेयर लैंडिंग प्रैक्टिसेस मस्ट बी फॉलोड, कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, मेंटेन की जाएगी एंड फर्दर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। एंड हाउसिंग लोन के केस में अगर फ्लोटिंग रेट है तो इवन प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं लगाए जाते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू रिस्क मिटिगेशन एंड द फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे की जाएगी, सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिएगा, टाइटल डीड को वेरीफाई कीजिएगा, जहाँ का क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड है उनको चेक कीजिएगा एंड इंश्योर करना है कि कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो किया गया है एज पर द अप्रूव्ड प्लान। एंड वी मस्ट बी ट्रेनिंग द स्टाफ आल्सो ताकि जो भी फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड जो कैटेगरी ऑफ लोन्स है दैट वी गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, इट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन लोन्स, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अफोर्डेबल लोन हमने प्रोवाइड करना है हायर एजुकेशन इंडिया में या बाहर करने के लिए, एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द आईबीए मॉडल स्कीम फॉर द एजुकेशन लोन। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पर्सन मस्ट बी इंडियन नेशनल, तो वो पर्सन जो होगा इंडियन नेशनल होना चाहिए एंड वो एलिजिबल रहेगा इंडिया में एंड बाहर पढ़ने के लिए। एंड अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर ओवरसीज जो पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो अगर उनके पास ओसीआई कार्ड है, पीआईओ है, तो उनके केस में वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे एजुकेशन लोन लेने के लिए। अगर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की बात करें तो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस है, अदर इंस्टीट्यूशंस है, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, वो सभी एप्लीकेबल होने चाहिए। एक यानी कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट का होना भी मैंडेटरी हो जाता है। कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज सभी एप्लीकेबल रहेंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो ट्यूशन फीस, एग्जाम, हॉस्टल फीस, बुक्स, इक्विपमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लैपटॉप, प्रोजेक्ट, सब चीज़ें कवर रहने वाली हैं। एंड फर्दर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के आपको मार्कशीट, एडमिशन लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और साथ के साथ जो को एप्लीकेंट हैं या गारंटर हैं उनके इनकम प्रूफ एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहेंगे। अब पेरेंट्स होते हैं वो कोबोरर बनते हैं इन केस ऑफ द एजुकेशन लोन। अगर हम क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो वो नीड बेस्ड रहेगा एंड मार्जिन जो रहेगा दैट विल बी एप्लीकेबल एज पर द लोन अमाउंट। एंड टॉप अप लोन भी दिया जा सकता है। लेट्स केस इन केस अगर एक्सपेंस बाद में इंक्रीज करता है तो टॉप अप लोन भी बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया जा सकता है। देन इट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखिए 7.5 लाख तक के लोन तक के लिए कोई भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सूटेबल गारंटी चाहिए हो सकती है और पेरेंट्स तो को-बोरर बनेंगे ही। 7.5 लाख से जब लोन ऊपर चला जाएगा उस टाइम पर एडिशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बनती है, राइट। बट उसके केस में भी एक क्रेडिट फंड की गारंटी ली जा सकती है। सो ये जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है वो हो सकती है CGFSEL की तरफ से। सो दैट विल बी बाय CGFSEL की तरफ से। नाउ पर्टिकुलरली व्हाट इज दिस इज क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, ठीक है। या फिर CSIS के अंडर भी हो सकता है। सो IBA स्कीम अलाउ करती है कि कोई भी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी या गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अप टू द लोन ऑफ 7.5 लाख अगर लोन कवर्ड है CGFSEL के अंडर, राइट। एंड इन केस अगर लोन अमाउंट आपका 7.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जो कि मॉर्गेज या प्रॉपर्टी के केस में होगी या लियन या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर होगी, राइट। एंड को बोरोर तो डेफिनेटली इस केस में रिक्वायर्ड रहेंगे ही रहेंगे। देन रीपेमेंट लोन की बात करें तो मॉरेटोरियम रहेगा फॉर द कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर, यानी कि जिस टाइम के दौरान कोई भी EMI देनी रिक्वायर नहीं रहेगी एंड जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा आपका उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लोन का जो टेन्योर हो सकता है वो मैक्सिमम 15 ईयर्स का हो सकता है आफ्टर द मॉरेटोरियम पीरियड। एंड EMI जो होगी वो रीपेमेंट बेसिस के ऊपर बनाई जाएगी, यानी कि रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी जैसे ही आपका लोन अमाउंट पूरा होगा। जैसे मान लो कि 4 साल का कोर्स आपका कोई बीटेक के लिए ले रहा है कोर्स, तो 4 + 1 ईयर का मॉरेटोरियम पीरियड हो गया। अब लेट से टोटल लोन लिया गया था 10 लाख रुपए का और 10 लाख के ऊपर 5 सालों में लेट से इंटरेस्ट चार्ज हो गया है 2.5 लाख रुपए का, तो 12.5 लाख रुपए के हिसाब से इंस्टॉलमेंट जो है वो आगे बना दी जाएगी एज पर द रीपेमेंट पीरियड, राइट। ये सिनेरियो रहता है। फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से लिंक्ड रहेंगे एंड ये कोर्स टू कोर्स सिक्योरिटी के बेसिस पर, इंस्टीट्यूशन की रेटिंग के बेस पर अलग अलग हो सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग चार्जेस तो 7.5 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अबव 7.5 लाख जो है प्रोसेसिंग चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द विद्या लक्ष्मी पोर्टल इन दैट सिनेरियो एनरोलमेंट चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। सो विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है वो एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो एजुकेशन लोन स्कीम्स को एक्सप्लोर कर पाएँ और साथ के साथ लोन को अप्लाई कर पाएँ विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द डिफरेंट बैंक्स। एंड ये स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के साथ लिंक करता है एंड ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज करता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को भी स्टैंडर्डाइज करता है, राइट। अब बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। तो लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रिकमेंडेड रहती है। देन इट्स रिलेटेड टू सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट। सैंक्शन जो की जाएगी इफ रिजेक्टेड वो से नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा कि क्यों केस को रिजेक्ट किया गया है। एंड डिसबर्समेंट की बात करें तो अलॉन्ग विद द मार्जिन मनी जो पैसा होगा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन को पे किया जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मार्जिन मनी हियर तो मार्जिन मनी भी लोन अमाउंट के साथ साथ वेरी करती है। लाइक इन द केस जहां पर लोन अमाउंट जो है 4 लाख रुपए तक का है वहां पर कोई भी मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है। सो अप टू 4 लाख nil amount as margin is required।
एंड अगर हम बात करें 4 से 7.5 लाख तक के अमाउंट के लिए, उसमें 5% मार्जिन रहेगा अगर इंडिया में स्टडी करनी है, एंड 15% मार्जिन रहेगा अगर अब्रॉड में स्टडी करनी है। एंड इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 7.5 लाख, उसके सिनेरियो में अगर इंडिया में स्टडी कर रहे हो तो 15% का मार्जिन, और अगर बाहर स्टडी कर रहे हो तो 20% का मार्जिन एप्लीकेबल रहता है, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू द फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। तो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेनी पड़ती हैं इंस्टीट्यूशन से कि स्टूडेंट कैसा कर रहा है, एंड फर्दर हमें बोरोर का आधार नंबर, SSN, UIN अगर पर्सन बाहर है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पोस्ट कोर्स करने के बाद उन सभी चीज़ों का फॉलोअप लेना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। देन इट इज रिलेटेड टू द कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि अगर पर्सन बाहर पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो इशू किया जाता है कस्टमर, जो स्टूडेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उनके हिसाब से, एंड जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू लोन अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, राइट। तो बेसिक नॉर्म्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो LTV जो होता है, इन केस द गोल्ड लोन इज बीइंग टेकन, दैट इज 75% इन जनरल। पूरे के पूरे टाइम पीरियड के दौरान कम से कम 75% आपको मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 75% LTV आपको मेंटेन करके रखना होता है, या उससे कम रहे या उससे ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन ठीक है। गोल्ड की जो वैल्यूएशन होती है वो IBJA के द्वारा जो एवरेज रेट दिया जाता है, इंडियन बुलियन ऑफ ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा जो एवरेज रेट दिया जाता है 30 दिनों का, उसके हिसाब से मेंटेन करना होता है। लोन टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम 12 महीने का टेन्योर रहता है गोल्ड लोन का, एंड उसकी बुलेट रिपेमेंट करनी होती है आफ्टर द 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा का पूरा लोन अमाउंट वापस करना होता है। इफ वी टॉक अबाउट द इनिशियल इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट मंथली रेस्ट रहता है, मंथली इंटरेस्ट पेएबल रहता है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक नॉर्म्स क्या रहते हैं एज पर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट पर बोरोर जो हो सकता है एज पर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। मैक्सिमम टेन्योर इस केस में भी 12 महीने का ही रहेगा। प्रॉपर वैल्यूएशन करनी रिक्वायर्ड होती है, कस्टडी प्रॉपर करनी होती है, रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने होते हैं। देन इरेगुलर प्रैक्टिसेस क्या हैं जो बैंक्स वगैरह की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर देखो वैल्यूएशन जो की जाती है, लेट्स से दैट इज बीइंग डन विदाउट कस्टमर प्रेजेंस, वो भी इशू हो गया। थर्ड पार्टी इश्यूज रहते हैं, यानी कि लेट्स से आप थर्ड पार्टी एजेंट्स का कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं इम्प्रॉपर वे में, दैट इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस के फेलियर्स होते हैं, लाइक आपने वेरिफिकेशन जो गोल्ड ओनरशिप की सही तरीके से नहीं की, ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया, एंड इवन जो फंड्स आप देते हैं एज लोन, आप उनके एंड ड्यूज को भी प्रॉपरली चेक नहीं करते हैं। एंड फर्दर जो ऑक्शन की जाती है उनके प्रोसेस को भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। इवन कई बार LTV की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाती, जिससे LTV आपका 75% से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड आपके इनकरेक्ट रिस्क वेट्स होते हैं, लाइक पर्टिकुलरली आपने अगर रिस्क वेट्स को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया तो रेगुलेटरी इश्यूज या पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं। सो दीज आर द रॉन्ग डूइंग्स और इरेगुलर प्रैक्टिसेस बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI की प्रपोज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, दैट्स बेसिकली अ ड्राफ्ट। क्या चीज़ दी गई है कि जितने भी लेंडर्स हैं उनको एक जैसे रूल्स को अपनाना चाहिए। उनका जो कंडक्ट रिलेटेड रूल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए कि किस तरह से वैल्यूएशन की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करनी है, फेयरनेस कैसे मेंटेन करनी है, एंड जो कंप्लायंस है वो जरूर करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज ना रहे और पेनल्टीज ना पड़े। देन इट इज रिलेटेड टू डिजिटल लेंडिंग एंड गोल्ड लोन्स, राइट। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। डिजिटल लेंडिंग का मतलब होता है कि आप लोन जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको मिल रहा है, सीधा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको मिल रहा है, लाइक कस्टमर एक्विजिशन, क्रेडिट असेसमेंट के बेस पर लोन अप्रूवल आपको मिल जाता है, डिसबर्समेंट भी होती है, लोन रिकवरी भी ऑनलाइन होती है, कस्टमर सपोर्ट, सभी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। की एंटिटीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू DLA होते हैं डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि पेटीएम ने टाइप कर लिया आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, उन्होंने उसके तहत आपको लेंडिंग प्रोवाइड कर दी, राइट। तो मोबाइल एंड वेब एप्स होती हैं जो आपको लेंडिंग प्रोवाइड करती हैं फॉर द बैंक्स एंड NBFC पर्पसेज, उनको हम डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस कहते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि वो एजेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक क्रेडिट स्कोर, सर्विसिंग, लोन रिकवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दोज आर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो लेंडिंग से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। देन डिफॉल्ट लॉस गारंटी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू कवर द लॉसेस, अगर बोरोर डिफॉल्ट करेगा तो दैट इज बेसिकली DLG, दैट इज अ डिफॉल्ट लॉस गारंटी। यानी कि अगर एक यहाँ पर DLA है तो DLA के साथ एसोसिएटेड होंगे LSP,
lending service providers. जो DLA है वो कस्टमर एक्विजिशन करेगा एंड lending करेगा, एंड LSP उनको सर्विसेज, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. एंड इन केस अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया तो कवर कौन करेगा? DLG उन लॉसेज को कवर करेगा. ये प्रोसेस रहता है related to these. I hope कि this would have helped you. फर्दर फिर बात आती है कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू लोन डिसबर्समेंट. जब भी लोन डिसबर्स किया जाए तो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए सीधा और सीधा कस्टमर के अकाउंट में या कस्टमर के अकाउंट के थ्रू डिसबर्समेंट की जाए. ठीक है. अब जैसे इन केस ऑफ एजुकेशन लोन, जो लोन होता है वो बेसिकली डिसबर्स किया जाता है डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशन. तो आप उसे किसी सेंडरिंग अकाउंट में डाल करके डिसबर्स कर सकते हो, या मीन कस्टमर के अकाउंट में डिसबर्स करते हुए सीधा और सीधा पेमेंट कर सकते हो टू द इंस्टीट्यूशन हियर, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फी कलेक्शन, तो बोरोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको पे करे? वो सिर्फ और सिर्फ पे करेगा बैंक को, NBFC से, जहां पर उन्होंने लोन लिया है. बट दैट इज नॉट गोइंग टू पे द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर. लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी तरह का वो पेमेंट नहीं करेगा. दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. फर्दर क्लियर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, यानी कि एनुअलाइज जो एनुअल रेट पड़ रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेट पड़ रहा है, वो कितना रेट पड़ रहा है, एंड की फैक्ट स्टेटमेंट जिसको हम KFS कहते हैं, दैट मस्ट बी गिवन टू द पर्टिकुलर कस्टमर. वो ज़रूर दी जानी चाहिए. एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली साइन करवा लेना चाहिए. एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि अगर बैंक डील कर रहे हैं, LSP डील कर रहे हैं, तो उसके केस में अगर कोई भी दिक्कत आती है सो दैट मस्ट बी डेल्ट विद इन टाइम, राइट. तो उसके रिलेटेड प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी देयर. फिर बात आती है ड्यू डिलिजेंस ऑन LSPs. तो बैंक को थॉरली चेक करना पड़ेगा LSP के बैकग्राउंड के बारे में एंड क्रेडिबिलिटी के बारे में, बिकॉज उनके थ्रू हम आउटसोर्स कर रहे हैं सर्विसेज को. देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड द डाटा प्रोटेक्शन. अब डाटा डेफिनेटली हम कलेक्ट करते हैं, तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका यूजेज किस तरह से हो सकता है वो भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और साथ के साथ कस्टमर से आपको एक कंसेंट भी लेना पड़ेगा कि इस डाटा को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्दर जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा दैट मस्ट बी सेव्ड, दैट मस्ट बी स्टोर्ड विद द बैंक. ना तो वो DLA के पास सेव होगा और ना ही LSP के पास सेव होगा, बिकॉज दीज आर जस्ट एजेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड इनके पास डाटा सेव नहीं होना चाहिए. प्राइवेसी पॉलिसी के पास बात करें तो प्राइवेसी पॉलिसी किसकी रहेगी? बैंक की रहेगी, और बैंक को उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा. एंड बैंक एंड LSP के कुछ मोडेलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ एक कॉमन रूल्स होने चाहिए, एंड RBI के जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा. देन इट्स रिलेटेड टू डिफॉल्ट लॉस गारंटी, यानी कि अगर लॉस हुआ तो ये DLG भरेगा. ठीक है. तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? अब ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बैंक एंड LSP के बीच में, या फिर दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में DLG एप्लीकेबल रहेगा, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था. एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इट्स बेसिकली लीगल बाइंडिंग, जिसमें क्लियरली डिफाइंड टर्म्स होंगे. अगर डिफॉल्ट हुआ और इन वजह से डिफॉल्ट हुआ तो कौन पे करेगा? DLG पे करेगा. एंड गारंटी फॉर्म किस तरह से होगी? कैश डिपॉजिट हो सकता है, या फिर लियन हो सकता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, या गारंटी के फॉर्म में हो सकता है डायरेक्टली. एंड लिमिट की बात करें तो टोटल मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है जिसकी DLG गारंटी दे सकता है, दैट्स अ 5% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन दैट. एंड टेनर जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट लोन टेनर से कम नहीं होगा, यानी कि जितना भी सबसे बड़ा लॉन्ग टेनर था उससे कम नहीं होगा, राइट. तो ये DLG के बारे में था. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिजिटल लोन पोर्टफोलियो टोटल 10 करोड़ का, तो DLG कवरेज जो रहेगी वो 5% की रहेगी, नॉट मोर देन दैट, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा की कवरेज DLG के द्वारा नहीं दी जाएगी. देन इट्स रिलेटेड टू गोल्ड मेटल लोन्स. अब ये जो लोन है वो फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट दिए जा सकते हैं. ठीक है. प्रोवाइडेड इन फिजिकल गोल्ड. ये जो गोल्ड लोन दिए जाते हैं वो फिजिकल गोल्ड में दिए जाते हैं, मेटल फॉर्म में गोल्ड लोन दिए जाते हैं, कैश की फॉर्म में नहीं दिए जा सकते. एंड ये ज्वेलरी मेकर्स एंड एक्सपोर्टर्स को ये लोन दिए जाते हैं, राइट. बेसिस नॉर्म्स क्या रहेंगे रिलेटेड टू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो इस तरह का लोन ले सकते हैं. तो एक सिंपल सा फंडा समझ के चलो, जो GML होते हैं यानी कि गोल्ड मेटल लोन्स होते हैं, ये रजिस्टर्ड डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को अलाउ करते हैं कि फिजिकल गोल्ड को वो बोरो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैश, ताकि वो ज्वेलरी को प्रोड्यूस कर पाएँ एंड जो भी फिनिश्ड गुड्स होंगे उनको सेल कर पाएँ, एंड फिर वो पैसे रीपे कर देंगे रूपी इक्विवेलेंट प्रोसीड्स की फॉर्म में, राइट. तो इस तरह से क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी बचती है, और साथ के साथ तो जो मेटल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उससे भी उनका बचाव रहता है. अगर हम एलिजिबल बोरोर्स की बात करें तो जो भी डोमेस्टिक ज्वेलरी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, वो बेसिकली एलिजिबल रहते हैं. एंड ये डीलर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ही रिटेल कस्टमर्स के लिए ये चीज़ अवेलेबल रहती है. अब डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये लोन के मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है 180 दिन का, और एक्सपोर्टर्स के लिए ये जो टाइम हो सकता है
वो मैक्सिमम हो सकता है अप टू 270 डेज का। ये मैक्सिमम 270 डेज का हो सकता है, लोन टर्म जो है 270 डेज की रहेगी। ये मैक्सिमम अगर एक्सपोर्टर्स के पास जाता है, राइट। एंड फर्दर अगर हम लोन अमाउंट एंड एलटीवी के बारे में बात करते हैं, क्वांटम के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली बोरोर के सैंक्शनड गोल्ड बोरिंग लिमिट के ऊपर बेस्ड पर रहेगा। एंड मार्जिन की बात करें तो इनिशियल मार्जिन जो रहेगा वो बैंक के द्वारा सेट किया जाएगा, एंड डेली मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर जो मार्जिन होगा वो बोरोर को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ जो नॉमिनेटेड बैंक है यानी कि ऑथराइज्ड बैंक है जिनको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, सिर्फ वही बैंक्स ये गोल्ड मेटल लोन दे सकते हैं। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लिंक्ड विद द जीएमएल। सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में, जहां पर जो पर्टिकुलर आपके पास RGDS है यानी कि रीवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है, एंड जो RGML है, रीवैम्प्ड गोल्ड मेटल स्कीम है, उनको बेसिकली इकट्ठा किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फालतू का फ्री का गोल्ड पड़ा हुआ है, हाउस होल्ड्स में है, इंस्टीट्यूशन में पड़ा है, राइट, उसको रिफाइन करें एंड उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें। सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जो बैंक होता है वो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स को यानी कि STBD को, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड ऑफ गोल्ड। ये मिनिमम 10 ग्राम रहेगा, कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एंड फर्दर ये 1 से 3 साल के लिए वैलिड होता है। पहले ये टर्म जो होती थी 5 से 7 साल की होती थी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो वैलिडिटी थी 12 से 15 साल की होती थी। सो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी ऑफर किए जाते थे लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गए बाद में, राइट। सो डिपॉजिटेड गोल्ड जो होता है उसको बेसिकली छाना जाता है, पिघलाया जाता है, एंड फर्दर गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट में ग्राम्स में क्या कर देते हैं, उसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट रहता है रिलेटेड टू द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है जी। एंड फॉर द GML स्कीम से रिलेटेड कुछ एक गाइडलाइंस हैं कि आपको एंड ड्यूज वेरीफाई करना पड़ेगा कि जिस पर्पस के लिए गोल्ड लिया गया उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। इंटरेस्ट रेट जो रहेंगे वो इंटरनेशनल बोरोइंग रेट्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। रीपेमेंट जो मेथड रहेगा पर्टिकुलरली रूपी इक्विवेलेंट में या फिजिकल गोल्ड को लोकली सोर्स करते हुए रीपेमेंट की जा सकती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, बैंक को गोल्ड लेंडिंग एंड बोरोइंग को मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द पर्सनल लोन्स। अब पर्सनल लोन होता है जो कस्टमर्स को दिया जाता है ताकि उनकी पर्सनल नीड्स जैसे कंज्यूमर नीड्स है, एजुकेशन है, बाइंग, फाइनेंशियल एसेट्स, इनके साथ वो डील कर पाए। सो कंज्यूमर नीड्स जैसे होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेज करना है, फर्नीचर को परचेज करना है, एजुकेशन नीड्स ट्यूशन फी, हॉस्टल फी पे करनी है, इमूवेबल एसेट्स घर परचेज करना है, लैंड परचेज करना है, फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन पर्पज के लिए पर्सनल लोन दिया जा सकता है एज पर द clearly defined under the RBI guidelines। and then it's related to electronic cards or the own overdraft facility। तो बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स को लिंक कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ कस्टमर्स की, ताकि जो कस्टमर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा ही पैसे निकाल पाए ओवरड्राफ्ट से। पर्पस क्या है कि नो स्पेसिफिक एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, कि कैसे भी आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कार्ड वैलिडिटी, तो कार्ड की वैलिडिटी रहेगी ओवरड्राफ्ट की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन मोड की बात करें, आप ओनली सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नॉन कैश डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन आप कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो। देन इट्स रिलेटेड टू रीसेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन EMI बेस्ड लोन्स, राइट। तो बैंक को फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं जब, तो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, खास करके इन केस ऑफ द पर्सनल लोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो बैंक की क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट को लेकर के। एंड फर्दर एडिक्वेट EMI और टेनर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इंश्योर करना होता है कि जो मार्जिन है वो बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा सो एज टू एडजस्ट द EMI और द लोन टेनर। अब जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट पहले था 11%, अब बढ़ के हो गया 13%। अब 13% के हिसाब से तो EMI बढ़ जाएगी, तो EMI ना बढ़ाते हुए वो टेनर इंक्रीज कर दिया जाएगा या फिर EMI को एडजस्ट कर दिया जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। लेट्स से केस इफ इंटरेस्ट रेट ऑन पर्सनल लोन इंक्रीजेस, बैंक कैन आइदर इंक्रीज द EMI या फिर लोन टेनर को बढ़ा सकता है, क्लियरली इन्फॉर्मिंग द बोरोर, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्क वेटेज ऑन कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर। तो बैंक्स को एक हायर कैपिटल रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज जो लोन दिए जाते हैं पर्सनल लोन की तरह वो रिस्कियर कंसर्न होते हैं। जो कंज्यूमर क्रेडिट यानी कि पर्सनल लोन्स हैं उनके ऊपर जो रिस्क वेटेज है दैट इज 125%, एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स के ऊपर जो रिस्क वेटेज है एज पर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच
डेट इज 150%। कहने का मतलब है कि बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना है। अगर बैंक ने 1 करोड़ का क्रेडिट कार्ड लोन इशू किया, उसे 1.25 करोड़ रिस्क वेटेज माना जाएगा और उसके ऊपर मिनिमम कैपिटल 9% की मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। फर्दर फिर बात आती है बैंक क्रेडिट टू द एनबीएफसी। तो बैंक जो है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो होंगे एनबीएफसी का, उसका इस्तेमाल करेंगे एंड उसके हिसाब से रिस्क वेटेड उनके साथ अलाउड रहेगा, यानी कि एनबीएफसी के साथ अटैच रहेगा। एंड अगर एक्सक्लूजन की बात करें तो इस केस में एनबीएफसी को जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है या फिर जो एनबीएफसी जो है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, उनको बेसिकली शामिल नहीं किया जा सकता। देन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। तो बैंक को अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा टाइटन करना पड़ेगा ताकि पर्सनल लोन्स को मैनेज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज, लिमिट्स होनी चाहिए, क्लियर डिफाइंड लिमिट होगी पर्सनल लोन के सेगमेंट में कितना लोन दिया जा सकता है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू टॉप अप लोन अगेंस्ट द मूवेबल एसेट्स। तो उनको अनसिक्योर्ड लोन की तरह कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई टॉप अप लोन देते हो आप मूवेबल एसेट के अगेंस्ट, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कंसीडर करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कंप्लीट कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए बैंकिंग कंप्लायंस लिख करके टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।